Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started our series for class 12 VST और इस सीरीज में हम VST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे VST के 12th चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? It refers to protecting the interest of consumers from the exploitation of producers. ज्यादा से ज्यादा फायदा करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्हें गंदा सामान बेचना, उन्हें चूज करने का राइट ना देना, उन्हें मैनिपुलेट करना, उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड कर देना, तो ये सारे एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेरी सिंपल, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? नाउ इसकी इंपॉर्टेंस हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स को आप प्रोटेक्शन जब देते हो तो उससे कंज्यूमर को भी फायदा मिलता है और साथ ही साथ फर्म्स को भी फायदा मिलता है। तो एक हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स एंड सेकंड द इंपॉर्टेंस फॉर फर्म्स। तो पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को क्या फायदा मिलेगा या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। बिकॉज द कंज्यूमर आर इग्नोरेंट। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे पाए रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड द रेमेडीज। नाउ राइट्स के जब हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनके साथ कोई गलत कर ही नहीं पाएगा। जब आपको पता होता है कि आपके पास राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू चूज है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, इतने सारे अगर आपके पास राइट्स हैं और ये आपको पता है तो आप कभी अलाउ करोगे ही नहीं किसी को आपके साथ गलत करने के लिए। तो आपके साथ फिर गलत होता ही नहीं है। और इनकेस फिर भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो देयर आर सम रेमेडीज, उनके उपाय हैं कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, कौन कौन से कंपनसेशन है जो आपको मिल सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है। तो आपके राइट्स आपको अगर पता होंगे तो आपके साथ कुछ गलत होना ही बहुत मुश्किल है, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। और इनकेस फिर भी वो हो जाता है तो आपके पास कुछ रेमेडीज है। इसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को देना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आज अगर कोई प्रोड्यूसर मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर लेता है या मुझे कोई गंदा सामान फ्रॉड कुछ कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, अभी अगर मुझे इसके खिलाफ कोई भी केस करना है तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मेरी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे मैं उसने रिक्वेस्ट करूँ कि आप सब लोग मेरे बिहाफ पे आवाज उठाओ। तो हमारे यहाँ के कंज्यूमर कैसे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड है। तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, अगर किसी एक कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ तो सारे कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है कि इसे जस्टिस मिलना चाहिए। पर हमारे जैसे इंडिया के जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो बिल्कुल है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसकी वजह से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि हम एनकरेज कर सके टू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं तो उससे जो कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी बढ़ावा मिलता है और वो ज्यादा एक्सपार्ट होती है। ओके, फिर आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इसके बावजूद कि कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, अगर कंज्यूमर ना हो तो मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। कंज्यूमर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए उनके साथ चीटिंग या उन्हें एक्सप्लॉइट करना प्रेफर करते हैं। तो उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना, उन्हें गंदा सामान बेचना, उन्हें डुप्लीकेट आइटम्स बेचना, उन्हें चीट करना, ये सारी चीजें आज भी बहुत सारी कॉमन है। तो सारे एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। तो पहला क्यों जरूरी है? बिकॉज कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट। तो उन्हें इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके पास क्या राइट्स हैं और क्या रेमेडीज हैं। दूसरा, कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। तो जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है। फिर हम बात करते हैं वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। इसके बावजूद कि कंज्यूमर इज अ किंग पिन, लेकिन फिर भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसे रोकने के लिए भी उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। फिर हम बात करते हैं फॉर फर्म्स। अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हो तो फर्म्स का क्या फायदा होगा? पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैसे? लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारी कंट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले क्या हुआ करता था? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके पहले चलता था पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर सरकार की कोई कंपनी है तो उसे डर नहीं होता था क्योंकि उसे कोई कंपटीशन फेस ही नहीं करना पड़ता था। तो अब जो भी वो सामान बनाएंगे आपको वही खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको खरीदना है तो उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, वरना भाड़ में जाओ, ऐसा चलता था। तो उनके लिए कभी जरूरी था ही नहीं कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चले।
लेकिन आज के टाइम पे जब एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए हैं तब से क्या हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप उन्हें सामान नहीं दे रहे हो तो आपके जैसे कई और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं जो उन्हें वो सामान दे देगी। और इवन अगर प्राइवेट सेक्टर आपकी कंट्री के लोग नहीं भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो कहीं दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके लिए अगर आपको अपने बिजनेस को अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से बचाना है या उस कॉम्पिटिशन में आपको सर्वाइव रखना है तो आप कंज्यूमर का इंटरेस्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जब आप कंज्यूमर का इंटरेस्ट फुलफिल करते हो, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हो, तो इससे आपकी जो फर्म है उसकी गुडविल इंक्रीज होती है और वो ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई होंगे तो वो बार बार रिपीटेडली आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और साथ ही में वो और भी कंज्यूमर को आपके बारे में बताएंगे ताकि आपका कस्टमर बेस इंक्रीज हो सके। ओके, फिर अब बात करते हैं बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो अपने खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको भी रिटर्न कुछ दो। तो बिजनेसमैन जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो सोसाइटी के होते हैं और इन रिसोर्सेज को यूज करके वो बहुत सारे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सोसाइटी में जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ अपने क्लास 11th में एक 6th चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें आपने पढ़े होंगे कई सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जिसके लिए हमारे बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, लाइक द कस्टमर, लाइक द एम्प्लॉयज, लाइक द इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन होता है, कस्टमर। तो बिजनेसमैन की कई सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप और कस्टमर उन सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक है। तो एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को प्रोवाइड करें। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। आज से कुछ साल पहले जो एथिक्स थे वो सिर्फ प्रोफेशन का ही पार्ट हुआ करते थे। तो अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो ही आपसे उम्मीद रखी जाती थी कि आप कुछ एथिक्स को फॉलो करेंगे, आप कुछ मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करेंगे। लेकिन आज बिजनेस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एथिक्स और मोरल वैल्यूज अगर आप बिजनेस में यूज करते हो तो इससे आपकी बिजनेस की ग्लोरी और बढ़ती है। इसका मतलब है आपका नाम, फेम, इज्जत वगैरह और ज्यादा बढ़ेगी। और इवन आज के टाइम पे तो अगर आपने बिना एथिक्स के बिजनेस किया तो इट इज नॉट मोर देन अ क्रिमिनल या नॉट लेस देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके, तो अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, बिजनेस एक्टिविटी की जिसमें आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो यू आर बेसिकली अ क्रिमिनल। तो आपने उन्हें कोई ऐसा सामान यूज बेच दिया जिससे उनकी हेल्थ को कोई नुकसान हो गया, या फिर आपने उन्हें कुछ ऐसा प्रेशर कुकर बेच दिया जो कि फट गया या उसकी हेल्थ या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो टेक्निकली यू आर अ क्रिमिनल। तो अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिसमें कोई मॉरल ड्यूटीज नहीं है, एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे, दैट इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। और कोई भी सोसाइटी इस क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती है। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर किसी भी बिजनेसमैन को सरकार का इंटरफेरेंस अवॉइड करना हो तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बंद कर देनी चाहिए। अगर सरकार अगर आपके बिजनेस में बार बार इंटरफेयर करने लगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो सरकार को आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव होगी। तो वो फ्रीक्वेंटली आपकी फैक्ट्री में विजिट करते रहेंगे ये देखने के लिए कि क्या आप प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप नहीं चाहते कि सरकार बार बार इंटरफेयर करे तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रोक देनी चाहिए। अगर सरकार इंटरफेयर करेगी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे आपका पैसा बहुत लगेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होता है और रेपुटेशन खराब होती है। कैसे, अगर वो आए हैं तो ऐसे 2 मिनट में तो जाएंगे नहीं, घंटों पहले वो वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका टाइम खराब हो रहा है, उस टाइम तक आप प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे। कॉस्ट, अब आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो पेनल्टीज लगेगी ही, तो पैसा बर्बाद हुआ। और जब कोई बार बार ये देखेगा कि आपकी फैक्ट्री में बार बार कोई इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, क्वालिटी चेक हो रही है, तो बहुत ऑब्वियस है कि उनके माइंड में डाउट जाएगा कि पक्का इसका कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, जिससे आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है। ओके, फिर आता है कस्टमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कस्टमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, हर एक बिजनेस का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर एंड रिटेन देम। हम सबका अगर जो भी बिजनेस कर रहा है उनका एक ही पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बुलाओ और उन्हें फिर रिटेन भी करो। तो आपके पास कस्टमर बेस बड़ा होना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर आपकी शॉप पर आए और जो एक बार आए वो बार बार आए, वो रिटेन रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आकर वो इतना डिससेटिस्फाई हो जाए कि फिर आए ही ना, तो फिर ऐसे कस्टमर का मतलब ही नहीं है। तो आपके पास कस्टमर बहुत सारे आए और फिर वो रिटेन भी रहे। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलो। जब आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो तो दे फील लाइक कमिंग टू योर स्टोर अगेन एंड अगेन। एंड इवन वो कई बार अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी आपके बारे में बताते हैं ताकि आपका कस्टमर बेस इंप्रूव हो सके।
या इंक्रीज हो सके। ओके, तो कस्टमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो उन्हें रिटेन करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए कस्टमर के इंटरेस्ट को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ले सर स्क्वायर इन पी जी। एल से हो जाएगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, ई से हो जाएगा एथिकल और मोरल जस्टिफिकेशन, एस आर से हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक और एस आर से हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद सोसाइटीज रिसोर्सेस। पी से हो जाएगा पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो कस्टमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, एंड जी से हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ताकि बार बार आपके कस्टमर आपके पास आए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो अभी अगर आप चाहते हो कि कस्टमर रिटेन रहे तो आपको उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी। ई से एथिकल जस्टिफिकेशन, पहले के टाइम पे सिर्फ एथिक्स प्रोफेशन में ही फॉलो हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बिजनेस में भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। सोसाइटीज रिसोर्सेज, क्योंकि आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको भी कुछ रिटर्न में दो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप, और उनमें से कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। फिर आता है पी से पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो कस्टमर पर्पस है, तो कस्टमर को बढ़ाना है और कस्टमर को रिटेन करना है, इसके लिए उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जी से गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप उनके इंटरफेरेंस को रोकना चाहते हो तो फिर आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा टू द कंज्यूमर्स। नाउ फिर आता है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक लॉ बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हालांकि इसका जो पुराना एक्ट था वो था 1986 का। एक सेकेंड, तो वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन उसके बाद उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था, इसलिए आज जो हम पढ़ते हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बेसिक फीचर्स क्या थे, पहला, इसने कई सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की है कंज्यूमर्स को, ताकि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सके। तो उन्हें दिया है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एक्सेट्रा। तो इतने सारे राइट्स और इवन कुछ ड्यूटीज भी दी है कंज्यूमर को, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर आता है इट प्रोवाइड्स, अगर फिर भी कुछ अगर गलत हो जाता है, कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करती है, तो उन्होंने काफी सारे सेफगार्ड दिए गए हैं टू द कस्टमर रिगार्डिंग द डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज एक्सेट्रा। तो कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ गलत ना करे, इसलिए उन्होंने काफी सारे उनको सेफगार्ड दिए गए हैं, ताकि उन तक कोई भी डिफेक्टिव सामान पहुंच ही नहीं पाए। कैसे इंश्योर करेंगे, तो बहुत सारे इंस्पेक्शन करवाएंगे, वो क्वालिटी चेक करेंगे, ताकि जो भी सामान कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो सरकार ने उनको दिया है 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज। तो 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज का मतलब क्या होता है, 3 तरह के कोर्ट्स हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट लेवल पर, और एक नेशनल लेवल पर। तो फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो इनमें आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। तो पहले उन्होंने क्या दिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि आप खुद इंश्योर कर सको कि आपके साथ किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार ने कुछ सेफगार्ड दिए हैं, वो काफी सारे इंस्पेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं या काफी सारी क्वालिटी चेक्स कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आप तक जो सामान पहुंचे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन सेफगार्ड और राइट्स देने के बाद भी कुछ गलत हो जाता है, तो फिर आपके पास है 3 टियर मैकेनिज्म, जहां पे आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी आपकी राइट है टू सेव योर लाइफ, सेफ एंड सिक्योर योर लाइफ एज वेल एज योर प्रॉपर्टी। तो सिर्फ लाइफ नहीं बल्कि योर प्रॉपर्टी भी, तो आपको ऐसा कोई भी सामान नहीं बेचा जाना चाहिए जिससे आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज हो। ठीक है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेल ऑफ हजार्डुअस गुड्स और सर्विसेज। ऐसे सामान आप तक पहुंचने ही नहीं चाहिए जो कि जिससे आपकी हेल्थ को या फिर आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी केस स्टडीज कैसे बनेगी, कि फॉर एग्जाम्पल राम ने कोई कुकर खरीदा, उसमें जब वो खाना बना रहा था या फिर रामा बना रही थी, तो क्या हो गया, वो कुकर ब्लास्ट हो गया, फट गया, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे।
जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हुआ, उसका लाइफ को भी डेंजर था और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो गया। तो कौन सा राइट ब्रीच हो गया, राइट टू सेफ्टी। या फिर अगर आपको कोई ऐसा गैस सिलेंडर दिया गया था जो कि लीक कर रहा था, तो बहुत बड़े एक्सीडेंट से आप कैसे करके बच गए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था उससे। कौन सा राइट ब्रीच हुआ, राइट टू सेफ्टी। या फिर आपको कुछ ऐसी कॉस्मेटिक या क्रीम दी गई जिसको जब आपने अप्लाई किया तो आपको स्किन बर्न होने लगा, क्योंकि वो कुछ एक्सपायरी डेट की थी या कुछ गंदे केमिकल्स इसमें मिलाए गए थे। अगेन क्या था, राइट टू सेफ्टी। तो कोई ये जो राइट टू सेफ्टी है वो आपको दिया जाता है ताकि आपकी लाइफ को सेफ और सिक्योर रखा जाए, एज वेल एज आपकी प्रॉपर्टी को भी। ठीक है, तो आपको कोई भी हजार्डस गुड्स और सर्विसेज नहीं देनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ को डेंजर हो। फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो प्रोड्यूसर को ये इंश्योर करना होता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज वो सेल कर रहे हैं उसकी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो कंज्यूमर तक प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, और ये कैसे इंश्योर करते हैं, थ्रू द लेबलिंग। तो वो सारे प्रोडक्ट्स में एक लेबलिंग लगी होती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फ्लेवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स, वार्निंग्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग। तो प्रोड्यूसर को ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको एक जगह पे अप्लाई करनी होती है रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आपकी लेबलिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट, ये जो लेबलिंग प्रोवाइड करके वो कौन से राइट फुलफिल कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर आता है राइट टू मेक चॉइस। तो कोई भी प्रोड्यूसर या सप्लायर किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही आइटम खरीदे। तो कस्टमर जो है वो फ्री है टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्हें जो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगता है वो चूज कर सकता है। कोई भी प्रोड्यूसर या किसी भी सप्लायर के पास ये राइट नहीं है कि वो उन्हें फोर्स करे कि उन्हें यही सामान खरीदना पड़ेगा। फिर आता है राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद कंज्यूमर के पास ये राइट आता है कि अगर उसके साथ कुछ भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके गुड्स एंड सर्विसेज से, तो वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। इसलिए हर एक कंपनी के पास कंप्लेंट सेल्स होती हैं, जिसमें अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप उन्हें कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेजोन से कोई पार्सल मंगवाया और अगर आपको वह पार्सल गलत रिसीव हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, कुछ भी है, तो आप उनके कॉल सेंटर में कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, उन्हें वो रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे हर एक कंपनी के कॉल कंप्लेन सेंटर्स होते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं बनाते, बल्कि वो लीगली उनको बाउंड है कि उन्हें करना ही पड़ेगा। तो अगर कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदने के बाद या उनकी सर्विसेज लेने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो कंप्लेंट सेल्स ओपन करना ये कौन सा राइट इंश्योर करता है, राइट टू बी हर्ड। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। नाउ राइट टू बी हर्ड मतलब आपको सुना जाएगा। जब भी आप कुछ कंप्लेंट करोगे आपको सामने वाला इग्नोर नहीं कर सकता, उसे सुनेगा। बट सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर ऐसे कंप्लेंट सेल ओपन किया, कस्टमर ने कॉल किया, कंप्लेंट रजिस्टर किया, आपने कहा यस सर, यस सर, ठीक है सर, रखो फोन। ऐसा नहीं हो सकता। तो सामने वाले ने अगर आपको कॉल किया है कंप्लेंट, तो आपको सिर्फ सुन के रखना नहीं है, आपको उसे रिड्रेसल देना है, उसे ठीक करना है। तो राइट टू रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी और रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड। तो अगर वो आपके गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको उसके बदले में उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, या फिर आपको उनके गुड्स को रिप्लेस करके देना पड़ेगा। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि सुनकर रखना नहीं है, सुनने के बाद आपको उन्हें उसका सॉल्यूशन भी देना है इन द फॉर्म ऑफ मनी कंपनसेशन और द रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके या तो आप रिपेयर करवा के दो या फिर आप उसका मनी वापस दे दो। फिर आता है राइट टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने एक और राइट इंक्लूड किया है, वो है राइट टू एजुकेशन। इसके तहत वो क्या करते हैं, स्कूल स्कूल करिकुलम में आपके ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो चैप्टर है वो ऐड कर देते हैं। तो अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास है राइट टू एजुकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स और आपकी क्या ड्यूटीज है। इसलिए आपके स्कूल करिकुलम में, आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज में ये सारे राइट्स ऐड किए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा काफी सारे एनजीओज होते हैं जो काफी सारे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर मैगजीन्स निकालते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट लाइक जागो ग्राहक जागो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये राइट टू एजुकेशन को इंश्योर करती है, क्योंकि आपको आपके राइट्स के बारे में पता चले, ये इंश्योर करती है। ओके, नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन में और राइट टू एजुकेशन में फर्क होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग योर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अगर आपके सिलेबस में किसी चैप्टर को ऐड करके या फिर कोई पैम्पलेट्स बांटकर या फिर किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको अवेयर किया जा रहा है आपके राइट्स के बारे में, दैट इज राइट टू एजुकेशन।
लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मान लो अगर मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे बताई जाए, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी वार्निंग, उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी प्राइस कितनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आती है। तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके रिगार्डिंग अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। और आपके राइट्स और आपकी ड्यूटीज के बारे में अगर आपको समझाया जा रहा है या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज राइट टू एजुकेशन। ओके, इसके अलावा दो एडिशनल राइट्स और भी है जो कि यूएनओ ने रिकमेंड किए थे, बट अभी भी हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो यूएनओ का मतलब होता है नेशन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्या बोला था कि देखो, राइट टू सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। नाउ राइट टू सेफ एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो आसपास जो हवा है, जो पानी है, या जो भी आप खा पी रहे हो वो सब प्रॉपर होना चाहिए, एनवायरमेंट बिल्कुल सेफ होना चाहिए, है ना। तो किसी भी तरीके का वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ये सब नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लीन एनवायरमेंट देना भी, मतलब आपके पास वो होना भी आपका राइट है। ठीक है, तो अगर आपके आसपास की एयर पॉल्यूटेड है जिसकी वजह से आपको कई सारी डिसीजेस हो रही हैं जैसे कि अस्थमा, तो ये राइट टू सेफ्टी के खिलाफ जा रहा है ना। तो राइट टू सेफ एनवायरमेंट भी आपके पास होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में इसे इंश्योर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो हमने ये राइट दिया ही नहीं। अगर हमें ये राइट दिया होता तो आधा से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो केस फाइल कर चुकी होती गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कि हमारे पास क्यों नहीं है ये राइट टू एनवायरमेंट। तो क्योंकि हमारी कंट्री में ये पॉसिबल उतना नहीं है प्रोवाइड कर पाना, तो हमने ये कस्टमर को दिया ही नहीं। सेकेंड आता है राइट टू बेसिक नीड्स। राइट टू बेसिक नीड्स का मतलब होता है कि प्रॉपर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके अलावा आपके पास प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। ये भी आपका एक राइट है, लेकिन ये भी हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, रोटी, कपड़ा, मकान ये एश्योर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो राइट टू एनवायरमेंट और राइट टू बेसिक नीड्स ये दो तरह के राइट्स हैं जो कि यूएनओ ने सजेस्ट किए थे पर हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके आप याद कैसे करोगे, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी रिचेस। रिच इज, एक सेकेंड, नाउ रिचेस में आर से क्या हो जाएगा, राइट, ये रिड्रेसल, आई से इंफॉर्मेशन, सी से चॉइस, एच से हर्ट, ई से एजुकेशन और एस से सेफ्टी। तो सेफ्टी, एजुकेशन, हर्ट, चॉइस, इंफॉर्मेशन, रिड्रेसल, ये आपके पास 6 तरह के राइट्स होते हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना कंज्यूमर के पास सिर्फ राइट्स नहीं है, कुछ ड्यूटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिसमें पहला आता है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। तो आपके पास राइट्स हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो आप अपने राइट्स को यूज करो, उसे एक्सरसाइज करो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को कई सारे तरह के राइट्स दिए गए हैं जो अभी हमने पढ़े, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड एक्सेट्रा। बट ये राइट्स तभी यूजफुल होंगे जब कंज्यूमर उसे एक्सरसाइज करेगा। तो इसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो राइट्स को एक्सरसाइज करे, क्योंकि जब एक कंज्यूमर उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करता दैट मीन्स वो प्रोड्यूसर को बढ़ावा दे रहा है कि वो आपके जैसे और भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत कर सके। बढ़ते हैं आगे, कॉशियस कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कॉशियस होना चाहिए, इसका मतलब ही शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। तो सेलर ने बोला कि ये आप ऑयल लगाओ और आपके रातों रात जो बाल है बिल्कुल लंबे हो जाएंगे, बिल्कुल जमीन को टच करने लग जाएंगे, और आपने मान लिया। उन्होंने कहा कि आप ये क्रीम लगाओ और 4 दिन के अंदर आप जो है वो आपका कलर ब्लैक से बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, और आपने मान लिया। तो ये जो है ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर वो सेलर बोलते हैं तो उस पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है, आपको इंसिस्ट करना होता है फॉर गेटिंग द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग आपकी बोर्ड एग्जाम में केस स्टडीज भी आ चुकी हैं कि एक कंज्यूमर है जिन्होंने एक मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीदा। जब वो अपने बेटे को निकाल के देने वाली थी तब उनको रियलाइज हुआ कि उसका वेट काफी कम लग रहा है। तो उन्होंने अपने किचन जो वे स्केल होती है उसमें उन्होंने उसको मेजर किया, तो उन्हें पता चला कि इसमें तो सिर्फ 60 ग्राम ऑफ चिप्स है, जबकि उस पैकेट में लिखा हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ चिप्स। ओके, तो ये करके उसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, कॉशियस कंज्यूमर। उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लिया कि अच्छा इसमें लिखा है 100 तो 100 होगा ही। उसने प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि क्या उसकी इतनी वेट था या नहीं था। तो उसने क्या इंश्योर किया, कॉशियस कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी।
फिर अब बात करते हैं थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंज्यूमर होते हैं उनके जब भी वो कोई सामान खरीदते हैं तो वो डिफेक्टिव निकलते हैं या फिर सर्विस डेफिशिएंट निकलती है, और उनका ये होता है कि यार छोड़ो रहने दो, कि हम क्या ही कंप्लेंट करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिससे बाकी कंज्यूमर्स को, बाकी प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा मिलता है कि वो और गलत कर सके। तो जब भी उनके साथ कुछ गलत हो तो उन्हें कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट ही लिखा, उन्होंने क्या लिखा, जेन्युइन ग्रीवांसेस लिखने चाहिए। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, कई बार अगर कंज्यूमर ने मान लो कोई प्रोडक्ट यूज किया और उन्हें नुकसान हो गया ना, मैंने कोई कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह लगाई और मुझे थोड़े से रैशेस हो गए, और मैंने बोल दिया भैया मुझे तो स्किन कैंसर ही हो गया, मैं तो बिल्कुल स्किन जली गई थी, ऐसे होके पूरा स्किन देखने लायक नहीं बची, मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा के उसमें लिख दिया। तो ये क्या होता है कि ये बहुत एक्सेजरेट नहीं करना, जेन्युइन ग्रीवांसेस आपको बताने की क्या प्रॉब्लम फेस हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाहर का कुछ खाना खाया या किसी पैकेज फूड आपने खाया और आपका स्टमक अपसेट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, अभी आपने बिल्कुल लिख दिया कि मैं जो हूँ हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ, मैं आईसीयू में एडमिट हो चुका हूँ, ऐसा वगैरह नहीं। जो आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको सिर्फ उतना ही कंप्लेंट लिखनी है, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में नहीं बताना है। फिर आता है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ना एक तरफ आप बोलते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, दूसरी तरफ आप बिलीव कर लेते हो कि आपको 100 रुपए में पूरी मेकअप किट मिल जाएगी, या फिर आपको 1000 रुपए का कोई आईफोन देकर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं रहना है कि आपको कम पैसों में आप कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब भी कोई आपको सब स्टैंडर्ड गुड्स बेचे जाते हैं, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी सामान बेचे जाते हैं या फिर डुप्लीकेट सामान बेचे जाते हैं, तो इन सब चीजों से आप खुद को तभी बचा सकते हो जब तक जो कंज्यूमर्स है वो अपने आप को तभी बचा पाएगा जब वो क्वालिटी कॉन्शियस होगा, जब वो इंसिस्ट करेगा कि पैसा भले ज्यादा ले लो पर अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए। ना क्वालिटी आप एश्योर कैसे करोगे, बाय चेकिंग द मार्क्स लाइक आईएसआई मार्क, एग मार्क, आईएसओ, वूल मार्क, ये सारे मार्क्स को आप चेक करके इंश्योर कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। आईएसआई मार्क जो होता है वो आपके इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस पे होता है, मशीन्स वगैरह पे होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं ना, आयरन वगैरह, उस पे आपको मिलेगा। एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे मिलता है, जैसे ग्रेन्स पर मिलेगा। इसके बाद आपका आता है आईएसओ का हॉलमार्क होता है, ये आपको गोल्ड ज्वेलरीज पे मिलेगा। इसके अलावा आपका वूल मार्क आपकी 100% वूल पर मिलता है। फिर अब बात करते हैं डू नॉट बी कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। ये आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडवर्टीजमेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई कंपनी है, ब्रांड है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, पियो और बिल्कुल माउंटेन से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं फॉलो करना होता है। या फिर ईट 5 स्टार, डू नथिंग, तो बस 5 स्टार खाओ और फिर कुछ भी मत करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसे ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है। ओके, तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट आती है जो बिना मतलब कि कुछ एक्सेजरेट कर लेती है बातों को, तो इस पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है। फिर आता है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसका आपको कैश मेमो मतलब बिल आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका एविडेंस है कि आपने वहां से सामान खरीदा है। बिना एविडेंस के ये प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये जिस प्रोडक्ट से आपको डैमेज हुआ है वो आपने उसी सेलर से खरीदा था। इसके अलावा कुछ और भी हो जाएगा, जैसे कि कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो ताकि जब भी किसी एक कस्टमर के साथ गलत हो तो आप कलेक्टिव वॉइस रेज कर पाओ, और वो उसकी सुनवाई फिर जल्दी होती है। फिर आता है एनवायरमेंट का रिस्पेक्ट करना, कुछ भी आप सामान खरीद रहे हो तो रैपर्स वगैरह यहाँ वहां नहीं फेंकना है। फिर आता है ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करना, कि अगर आपको कोई मूवी की टिकट चाहिए पर मिल नहीं रही, आपने डबल पैसा देके ले लिया, तो ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग, होर्डिंग मतलब अननेसेसरी सामान को जमा करके रखना, तो जरूरत नहीं है फिर भी क्योंकि प्याज सस्ते हो गए तो हमने 20-25 किलो एक साथ खरीद के रख लिए, तो ऐसा होर्डिंग वगैरह को डिस्करेज करना है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो भी गुड्स है उसकी कितनी वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है, ताकि कोई और आपको फूल नहीं बना सके। ओके, तो कैश मेमो पर इंसिस्ट करो कि कभी भी कोई शॉपिंग करो तो बिल लेकर ही आओ। फिर उसके बाद है कि एडवर्टीजमेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए आप, जेन्युइन ग्रीवांसेस ही की कंप्लेंट्स ही रजिस्टर करवानी है, कॉन्शियस कंज्यूमर होना चाहिए और अपने राइट्स को आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है कि फिर भी राइट्स और ड्यूटीज देने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो व्हाट आर द रिलीफ्स एंड रेमेडीज। तो वैसे तो बहुत सारी हैं पर आपको कुछ 4-5 इसमें याद होनी चाहिए, जिसकी ट्रिक है H2R3। ना H2 का मतलब क्या है, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजारडुअस गुड्स। तो H से क्या हो जाएगा, हजारडुअस गुड्स की सेल रोक देना।
और दूसरा है विथड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पता चला कि XYZ कंपनी की जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें कुछ पेस्टिसाइड या फिर कुछ गंदे केमिकल्स मिलाए गए हैं जिससे ह्यूमंस की लाइफ को डेंजर है, तो सबसे पहले तो रिलीफ क्या होगा? जैसे इसकी कंपनी रजिस्टर होगी तो रिलीफ पहला होगा कि उसकी सेल वहीं पे रोक दी जाएगी, तो ये प्रोडक्ट्स और नहीं बेचे जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसका सामान का सप्लाई वहीं पे बंद कर देगा। लेकिन उसके बंद करने से क्या होगा? कुछ प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी आपके मार्केट में आ चुके हैं, कई सारे रिटेलर्स के पास रखे होंगे, होलसेलर के पास रखे होंगे, तो उसे विथड्रॉ किया जाएगा। तो पहला तो आपसे मैन्युफैक्चरर उसे और नहीं बेचेगा, और दूसरा अब तक जो वो सारे होलसेलर रिटेलर्स को बेच चुका है उसे वापस मंगवाएगा ताकि वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए। तो पहला है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स और दूसरा विथड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स। फिर आता है R3। R3 मतलब रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिप्लेसमेंट, रिफंड। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसमें कुछ डिफेक्ट था तो या तो रिमूवल मतलब उसको रिपेयर करके दो, रिपेयर नहीं हो रहा है तो रिप्लेस करके दो। तो मैंने कोई फोन खरीदी, उसमें जब मैं घर आई तो वो और ही नहीं हो रही है, वो खराब है। तो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है तो आप उसे रिमूव करो, उस सारे डिफेक्ट को रिमूव करने का मतलब है कि उसे रिपेयर करके दो। नहीं हो पा रहा है रिप्लेस करके दो, वैसे ही मुझे दूसरी फोन दे दो। और अगर रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है तो फिर पैसा वापस करो। तो हजार्डस गुड्स को पहले उसकी सेल रोकना, उसे विथड्रॉ करना, जो सामान में डिफेक्ट है उसे दूर करना मतलब उसका रिपेयर करके देना, रिपेयर पॉसिबल ना हो तो रिप्लेसमेंट एंड देन रिफंड। तो H2R3 हजार्डस गुड्स की सेल रोकना, विथड्रॉ करना, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट एंड रिफंड। इसके अलावा और भी कुछ आते हैं जैसे कि उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन देना। अब जब तक आप उनको सामान वापस लो तब तक उन्होंने कुछ खा लिया था, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो उनको अगर कुछ लॉस या इंजरी हुई है तो आपको उसको पैसा भर के देना पड़ेगा। आपकी सर्विसेज में भी कुछ डेफिशिएंसी है तो उसे भी ठीक करके दो। तो आपने किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, पर उन्होंने नहीं किया, आधे साल में उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी क्या, या तो आप सिलेबस कंप्लीट करवाओ या तो उसका कंपनसेशन दो। तो इवन सर्विसेज में भी अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसे रिमूव करो। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब आज के बाद कोई भी मिलावटी, ब्लैक मार्केटिंग, ऐसे कुछ भी सारे जो भी एक्टिविटीज है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उसे रोक दो। और फिर है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू द अग्रीड पार्टी। तो जो भी आपकी जिस भी पार्टी ने नुकसान बियर किया है उसको प्रॉपर उसका जो पैसा था उसे वापस मिलना चाहिए। ना कंपनसेशन अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। तो मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए का कोई फोन खरीदा और उसमें डैमेज हो गया तो उसका कॉस्ट वापस करो, 1 लाख मुझे वापस करो। ये होता है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, जो भी उसने पे किया था उसे वापस कर दो। और फिर आता है उसका कंपनसेशन, कि मैंने कुछ यूज किया और उसकी वजह से मुझे फिजिकली कुछ नुकसान हो गया, तो अब मुझे, भले मैंने उसका अमाउंट आपको नहीं दिया था लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उसका कंपनसेशन अमाउंट मुझे दो, ताकि जो भी मेरे हॉस्पिटल के बिल आ रहे हैं, जो भी मुझे इनकन्वीनियंस हुआ है उसका पेमेंट आप मुझे करोगे। ओके, तो आप याद करोगे कोई भी 5, मेरे हिसाब से हजार्डस गुड का सेल रोकना, हजार्डस गुड्स को विथड्रॉ करना, रिपेयर करके देना, रिप्लेसमेंट करना, रिफंड करना, ये इनफ रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है रिड्रेसल एजेंसीज। हमने कहा था कि हमने पहले उनको क्या दिया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। अगर वो खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हमने उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड भी किया, उनके लिए काफी सारे इंस्पेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाए। लेकिन फिर भी कुछ गलत हो जाता है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो 3 टियर मैकेनिज्म में। तो 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म कौन सा है? 3 एजेंसीज है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम या स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन। तो पहला आता है कि तीनों में फर्क क्या है, तो कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 लोग होते हैं, तो 1 प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स, और इन तीनों में से किसी एक का वुमेन होना जरूरी है, तो कोई एक महिला जरूर होगी। स्टेट में जो कंपोजिशन होता है वो होता है 1+4। एक प्रेसिडेंट होगा और 4 उसके अलावा अदर मेंबर्स होंगे, और इन 5 में से किसी एक का फीमेल होना जरूरी है। फिर आता है नेशनल में 1+4, अगेन एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, अगेन इस 5 में से किसी एक का वुमेन होना जरूरी है। ओके, तो 1+2, 1+4, 1+4। फिर आता है प्रेसिडेंट। तो इस सब में जो ये एक प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट में या तो ये वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग मतलब या एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम पे वो जज हो, या रिटायर्ड कभी किसी जमाने में वो जज रह चुका हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट में भी सेम, वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट।
और नेशनल में वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, स्टेट में हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, और नेशनल में सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज। फिर आता है अपॉइंटमेंट। जो प्रेसिडेंट है एक, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन करता है? तो यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो साइन करके कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, किसके सुझाव पे उन्हें रिकमेंड करती है? तो उसके लिए बनाई जाती है एक सिलेक्शन कमेटी। तो एक कमीशन बिठाई जाएगी जो लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि सबसे बेटर कैंडिडेट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो आपस में डिसाइड करेंगे और फिर अपने कंसल्टेशन के बाद एक नाम रिकमेंड करेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट साइन करके उसे अपॉइंट कर लेगी। सेम आपके स्टेट में भी कैसा होता है? स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे अपॉइंट करती है, लेकिन इस बार रिकमेंड कौन करेगा नाम? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। नाउ चीफ जस्टिस का मतलब होता है बाकी सारे जजेस होते हैं और एक उसमें से मेन जज होता है चीफ जस्टिस। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिकमेंड करेगा और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट साइन करके उसे अपॉइंट कर लेगी। नेशनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके उनके चीफ जस्टिस जो है वो नाम रिकमेंड करेंगे और उसके बाद फिर उसको, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टेट नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी या फिर अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी। तो अगेन 1+2 कंपोजिशन 1+4 1+4। प्रेसिडेंट कौन होगा? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज। नाउ ये प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे एक सिलेक्शन कमीशन बैठती है, वो एक नाम रिकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नाम रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर देती है। फिर आता है, पहले फोर्थ पॉइंट करते हैं, जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप तभी कंप्लेंट कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ से कम हो। तो मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा 40,000 का या फिर 30 लाख की कोई जमीन खरीदी, अगर मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो मैं कहाँ जाऊंगी कंप्लेंट करने के लिए? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर 1 से 10 करोड़ के बीच की कॉस्ट मैंने पे की है तो फिर मुझे कंप्लेंट डायरेक्टली कहाँ करनी पड़ेगी? स्टेट कमीशन पे। और अगर 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन पे। तो 1 करोड़ से कम की बात है तो डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 करोड़ के बीच का है तो स्टेट, और 10 करोड़ से ज्यादा का है तो नेशनल। फिर आता है अपील। अपील होती है कि मान लो मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट रजिस्टर की, फिर उनका जो फैसला आया उससे मैं खुश नहीं, तो मैं उसकी फिर दोबारा से अपील कर सकती हूँ कहाँ पे? स्टेट कमीशन पे विद इन 45 डेज। तो 45 डेज के अंदर अंदर मैं स्टेट कमीशन पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हूँ। फिर अगर स्टेट कमीशन का जो फैसला आया मैं उससे भी खुश नहीं हूँ, तो अगेन मैं इसकी अपील कर सकती हूँ कहाँ पे? नेशनल कमीशन पे विद इन 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर अंदर मैं नेशनल कमीशन पे अगेन अपील कर सकती हूँ। फिर नेशनल कमीशन का जो फैसला आया अगर मैं उससे भी खुश नहीं हूँ तो मैं 30 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकती हूँ। 30 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं हो तो 45 डेज के अंदर स्टेट चले जाओ, स्टेट से खुश नहीं हो तो 30 दिनों के अंदर नेशनल चले जाओ, नेशनल से भी खुश नहीं हो तो 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ। तो एनजीओ क्या काम करता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका क्या रोल होता है? तो इसकी ट्रिक होगी व्हेन गवर्नमेंट पब्लिश एजुकेटिंग टेस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स। व्हेन गवर्नमेंट पब्लिश एजुकेटिंग टेस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स। नाउ एजुकेटिंग, अच्छा पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हेल्पिंग द गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिजॉल्व द केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो एनजीओ क्या करते हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प करते हैं किसी भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का जो केस आया है उसे रिजॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर कभी भी किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को डेटा चाहिए होंगे, फैक्ट चाहिए होगा, कोई हेल्प चाहिए होगी, तो एनजीओ उनकी हेल्प करते हैं। फिर आता है पब्लिश से हो जाएगा पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस टू इम्पार्ट नॉलेज। तो जैसे जागो ग्राहक जागो, मैगजीन्स या फिर पोस्टर्स या फिर एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे निकलवाने में भी एनजीओ हेल्प करते हैं ताकि कंज्यूमर को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चल सके। एजुकेटिंग से आ जाएगा एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। अलग अलग शहरों और गांव में जाकर वहां पे सेमिनार वर्कशॉप करवा के कंज्यूमर को एजुकेट करना रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर आता है टेस्ट से कंडक्ट टेस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर के कई सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करके ये पता लगाना कि किसमें कौन कौन से हार्मफुल
इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि कंज्यूमर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कई सारे केसेस होते हैं ना कि मैगी में ये पाया गया या फिर कोका कोला में ये पाया गया, तो अभी कुछ भी ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो ये कौन निकालता है? एनजीओस या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज। तो एनजीओस भी टेस्टिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं और वो कंज्यूमर को बताते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर आते हैं टेस्ट के बाद कंज्यूमर, तो यहाँ पे आएगा कंप्लेन इन द कंज्यूमर या एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेक्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि जिनके साथ अगर कुछ भी हुआ है तो वो उनके खिलाफ आवाज उठाएं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। और फिर कंप्लेंट से क्या आ जाएगा? फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स। तो कंज्यूमर अगर खुद भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, मतलब कंज्यूमर को पहले समझाया, एनकरेज किया कि कुछ भी हुआ है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, पर कंज्यूमर अगर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है तो उनके बिहाफ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करोगे। आप कौन? एनजीओस। तो व्हेन गवर्नमेंट पब्लिश एजुकेटिंग टेस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स, गवर्नमेंट से क्या आएगा? गवर्नमेंट की एजेंसीज की हेल्प करना। पब्लिश से हो जाएगा पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स या एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना। एजुकेटिंग से कस्टमर को क्या बोलते हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स के थ्रू उन्हें एजुकेट करना रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेस्ट से आ जाएगा कि सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करना ताकि आप पता लगा सको कि कौन से प्रोडक्ट में क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। कंज्यूमर से आ जाएगा एनकरेज करना कंज्यूमर को कि वो कंप्लेंट फाइल करें, और अगर नहीं करते तो उनके बिहाफ पर आप कंप्लेंट फाइल करोगे। ओके, तो गवर्नमेंट की हेल्प करना, सारे पीरियोडिकल्स पब्लिश करना, उन्हें एजुकेट करना रिगार्डिंग द राइट्स, टेस्टिंग कंडक्ट करवाना, कंज्यूमर को एनकरेज करना और कंप्लेंट फाइल करना उनके बिहाफ पर। फिर आता है व्हाट आर द मार्क्स। कौन कौन से मार्क्स होते हैं जो कि क्वालिटी एश्योर करते हैं? तो पहला होता है आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क जो होता है वो इंडस्ट्रियल अप्लायंस पे लगाया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल गुड्स पे। तो वो आपको बताता है कि अच्छी क्वालिटी का है, इसको यूज करोगे तो शॉक वगैरह ऐसे कुछ डैमेजेस नहीं होंगे। फिर आता है एग मार्क। एग मार्क आपको मिलता है एग्रीकल्चरल गुड्स पे, और इससे मिलता जुलता एक और है, वो है एफएसएसआई। ठीक है, का एफपीओ मार्क, तो फूड प्रोसेसिंग मार्क। ठीक है, और एफएसएसआई है जो ये इस मार्क को देती है ना। दोनों में फर्क क्या है? एग मार्क मिलता है एग्रीकल्चरल गुड्स मतलब फूड ग्रेन्स पर, तो अच्छी क्वालिटी का व्हीट होगा, राइस होगा या फिर पल्सेस होंगे तो उस पर एग मार्क होगा। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गए, इसमें जो भी मिलता है उसको क्या, उसको कौन सा मार्क मिलता है? एफपीओ मार्क। और ये मार्क देता है कौन है? एफएसएसआई। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है हॉलमार्क। ये किस पे दिया जाता है? गोल्ड पे दिया जाता है। जो 100% गोल्ड होता है उसकी क्या बोलते हैं, उसकी प्योरिटी को एश्योर करने के लिए उसमें हॉलमार्क दिया जाता है। फिर आता है वूल मार्क। अगर कोई स्वेटर है या जो भी गर्म कपड़े हैं अगर वो 100% वूल से बने हैं तो उसको दिया जाता है वूल मार्क। और फिर है इको मार्क। इको मार्क दिया जाता है एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को। तो उसमें जो भी गुड्स यूज किए गए हैं वो अगर प्लास्टिक नहीं है, एनवायरमेंट को नुकसान देने वाले अगर गुड्स नहीं है तो उसको इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को, वूल मार्क 100% वूलन क्लॉथ्स को, हॉल मार्क 100% प्योरिटी गोल्ड ज्वेलरी को, एग मार्क एग्रीकल्चरल गुड्स को, आईएसआई मार्क इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को, और एफपीओ मार्क प्रोसेस्ड फूड को, जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको दिया जाता है। फिर आते हैं कुछ अदर साइड टॉपिक, जैसे हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? या तो वो इंडिविजुअल जिसके साथ गलत हुआ है, कस्टमर, या 2 और मोर कस्टमर एक साथ केस फाइल कर सकते हैं। तो या तो अगर मैंने कुछ मालूम प्रोसेस फूड खाया और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो मैं अकेले कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हूँ, या मेरे जैसे 2-4 अगर कंज्यूमर साथ मिल जाए तो हम एक साथ भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर कोई एसोसिएशन, कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, या फिर कोई एनजीओ वगैरह है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। सरकार चाहे तो सरकार खुद भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। डेड अगर पर्सन है या फिर कोई माइनर है तो उनके जो गार्जियन है या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ खाया, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और मेरी डेथ ही हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर होगी ही नहीं, फिर मेरे फैमिली मेंबर्स कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर एक छोटे से बच्चे ने कुछ खाया और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, अब वो था ही 4-5 साल का या है 4-5 साल का, तो वो खुद कंप्लेंट रजिस्टर कर नहीं सकता, तो उनके जो गार्जियन है वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आता है पीरियड। 3 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है ना। 3 और 5 का मतलब क्या है? अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, मैनिपुलेशन होता है, या फिर कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लाइफ को डैमेज होता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें आपको लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे, तो टेस्ट के रिजल्ट आने में टाइम लगता है,
उस केस में आप 5 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। ओके, तो नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4-5 साल पहले कुछ चिप्स खाई थी, उससे फूड पॉइजनिंग हुई थी और आप 4-5 साल के बाद आज कंप्लेन कर रहे हो। नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। और अगर उसकी टेस्टिंग वगैरह में जैसे कुछ कॉस्मेटिक आपने यूज किया, उसकी टेस्टिंग करवानी है, कुछ भी लैब टेस्ट अगर होना है, तो 5 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। नाउ हु इज अ कंज्यूमर? तो कंज्यूमर वो होता है, पहली बात, जिसने उसके लिए पैसा दिया है। दूसरा, मतलब जिसने जो गुड्स है वो पैसा पेमेंट देकर यूज किया है। दूसरा, या किसी के अप्रूवल से यूज किया। अप्रूवल का मतलब क्या है कि मेरी बहन कोई चिप्स का पैकेट लेकर आई थी और मैंने उसने मुझसे शेयर किया, तो मैंने उसके अप्रूवल से इसको यूज किया। ओके, तो पेमेंट फॉर गुड्स, अप्रूवल फॉर गुड्स। तीसरा चौथा मिलता जुलता है, पेमेंट फॉर सर्विसेज, और चौथा अप्रूवल फॉर सर्विसेज। तो पेमेंट फॉर सर्विस मतलब आपको अगर सर्विस यूज कर रहे हो, अगर आपने उसके लिए पेमेंट दी है, तो आप उसके खिलाफ रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिली तो आप किसी एजुकेटिंग इंस्टीट्यूशन में गए हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गए हो, आपने पूरी फीस दी और वहां पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया गया, कंप्लेन कर सकते हो। या फिर अगर आपने किसी के अप्रूवल से वो सर्विस यूज की थी, तो आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, पर किसी के अप्रूवल से, चोरी छुपे नहीं देखा था, किसी के अप्रूवल से आपने वो सर्विस ली थी, तो भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। पांचवा, रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा हो, खुद के यूज के लिए खरीदा हो, तो भी आप कंज्यूमर होते हो। तो आप कंज्यूमर कब हो? जब आपने गुड्स के लिए पैसा दिया हो, सर्विसेज के लिए पैसा दिया हो, या फिर अगर पैसा नहीं दिया तो अप्रूवल से यूज किया। अगर आपने किसी का सामान चुरा के, एक तो मैंने चिप्स खरीदी नहीं, सामने वाले की चिप्स चुरा ली और फिर खा ली, फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पैसा नहीं पे किया था, चुराया था। ओके, फिर आता है सेम, आप कंज्यूमर कब नहीं हो? जब आपने विदाउट अप्रूवल कोई भी चीज यूज की हो। विदाउट अप्रूवल मतलब आपने परमिशन नहीं ली, चोरी छुपे कोई चीज यूज कर ली, या फिर मान लो कि कोई ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे, या फिर काफी सारे पेड लेक्चर्स होते हैं ना, अगर आपने पेड लेक्चर्स टेलीग्राम के किसी चैनल से निकाले और आपने उसे देखा और फिर आपको पता चला कि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत दी थी और आप फेल हो गए, अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, या आप कंज्यूमर हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने चोरी से वो काम किया, आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया था, या आपने इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लिया था, और आपने इस कंसिडरेशन मतलब पैसा नहीं दिया हो। तो अगर आपने इसके लिए पैसा नहीं दिया, उसको बिना अप्रूवल के यूज किया, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। और साथ ही में अगर आपने रीसेल के लिए वो सामान खरीदा था, आपने खुद तो यूज किया ही नहीं, तो मैंने चिप्स के पैकेट लाए थे और मैंने किसी और को बेच दिए, अब जिसको बेचे उसे अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो वो कंज्यूमर है, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। भले ही मैंने वो सामान खरीदा था, मैं कस्टमर थी, लेकिन मैं उसे क्या कर दिया? रीसेल कर दिया। तो नाउ आई एम नॉट द कंज्यूमर। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो या सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।